हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रशांत चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए रोज़ की तरह ही एक नए करंट के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो टॉपिक ये है कि महाराष्ट्र में जो राजनीतिक संकट खड़ा हुआ है उसके विषय में हम आज इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए रोज़ की तरह पहले एक न्यूज आर्टिकल को कवर करते हैं कि क्या है। तो महाराष्ट्र गवर्नर कीप्स एवरीवन गेसिंग ऑन सीएम्स एमएलसी नॉमिनेशन। अब पूरे मैटर को अगर देखें तो द गवर्नर इज एट टू रिस्पॉन्स टू द कैबिनेट रिकमेंडेशन सेंड ऑन 11 अप्रैल फॉर नॉमिनेशन द सीएम्स टू द काउंसिल। अब पूरी चीज़ क्या है और इससे जुड़ी हुई क्या बातें हैं इस पूरे होल वीडियो में हम समझेंगे। तो हुआ ये है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी की अगुवाई वाली महाराष्ट्र सरकार को आने वाले समय में राजनीतिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। अब ये ऐसा क्यों हो गया, अब इस पूरे मैटर को समझेंगे एक एक पॉइंट के अनुसार और साथ ही समझेंगे आर्टिकल 164, 171 और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की जो धारा 151A है यानी सेक्शन 151A क्या है, तो इसको समझेंगे। तो चलिए आते हैं पॉइंट पर। ठीक है, तो पॉइंट के अनुसार ये देखें तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने 28 नवंबर 2019 को राज्य विधानमंडल के किसी भी सदस्य यानी ना विधानसभा के सदस्य ना ही विधान परिषद के सदस्य हुए बगैर जो है राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर जो है वो शपथ ले लिया। लेकिन संविधान का जो अनुच्छेद है 164 क्लास 4 के अनुसार उनको जो है 27 मई 2020 के पहले जो है राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में निर्वाचित होना होगा। अब इसका क्या है कि 6 महीने का उनको मौका दिया गया था कि आप या तो विधान परिषद या तो विधानसभा के किसी भी सदन का सदस्य हों, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो मुख्यमंत्री के तौर पर अगर ये चीज़ नहीं हुई तो उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा इसमें जो है यह बताया जा रहा है 164 क्लॉज 4 में। ठीक है, अब पूरी चीज़ क्या है, लेकिन इसी बीच हुआ क्या कि ये चीज़ें तो हो सकती थी, वो अब किसी एक का सदस्य हो सकते थे, लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि कोरोना वायरस महामारी के कारण चुनाव आयोग ने जो है राज्यसभा का इलेक्शन, उपचुनाव और नागरिक यानी निकाय जो चुनाव थे उसको स्थगित कर दिया। अब जिसके कारण जो है महाराष्ट्र सरकार और उद्धव ठाकरे जी के सामने जो है बहुत बड़ा राजनीतिक संकट और संवैधानिक प्रॉब्लम आके खड़ी हो गई है। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को मैं यहाँ बता दिया हूँ कि क्या है कि उन्होंने 28 नवंबर को शपथ लिया मुख्यमंत्री के रूप में। 164 क्लॉज के तहत 27 मई के पहले उन्हें किसी भी सदन का सदस्य होना था। ठीक है, फिर जो है कोविड-19 के कारण जो है जो चुनाव आयोग है उन्होंने राज्यसभा इलेक्शन, उपचुनाव, नागरिक निकाय चुनाव और तमाम ऐसे चुनावों को स्थगित कर दिया, जिसके कारण उनके सामने जो है राजनीतिक संकट खड़ी हो गई। अब पूरी चीज़ को देख लेते हैं। अब क्या है अनुच्छेद 164, आर्टिकल 164 है क्या, तो एक एक पॉइंट को देखेंगे कि आर्टिकल 164 1, 2, 3, 4 क्या है। यानी आर्टिकल 164 क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। तो अगर 164 के लैंग्वेज की बात करें, किताबी लैंग्वेज की बात करें अगर यहाँ से देखते हैं, ठीक है, तो राज्यपाल जो है अनुच्छेद 164 क्लास 1 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। ठीक है, तो राज्यपाल के द्वारा हो गई नियुक्ति, और जो बाकी मंत्री हैं उनकी नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा जो है मुख्यमंत्री की सलाह पर किया जाएगा। यानी मुख्यमंत्री अपनी बताएंगे कि ये मंत्री हमारे कैबिनेट में हो सकते हैं और राज्यपाल जी को सलाह देंगे तो वहीं से जो है कैबिनेट बनेगी। अब आ जाते हैं क्लॉज 2 पर, यानी 164 क्लॉज 2 के अनुसार जो है राज्य मंत्रिपरिषद राज्य की विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। यानी उसकी पूरी जो जवाबदेही है वो राज्य की जो विधानसभा है उसके प्रति होगी। ठीक है, ठीक। 164 क्लॉज 3 के तहत जो है किसी भी मंत्री द्वारा पद ग्रहण करने से पहले अब जो राज्यपाल शपथ दिलाते हैं मंत्रियों को, वो अनुसूची 3 के अनुसार जो है दिलाते हैं, उसी के तहत दिए गए प्रावधानों के अनुसार, प्रारूपों के अनुसार शपथ दिलाते हैं। पद और गोपनीयता की शपथ जिसको बोला जाता है। अब ये चीज़ हुई। अब आ जाते हैं, बात करें 164 क्लॉज 4 की करें अगर बात, तो इसके अनुसार कोई मंत्री लगातार 6 महीने की अवधि तक राज्य की जो विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है तो उसे उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री का कार्यकाल भी समाप्त हो, यानी 6 महीने के
बाद अगर मतलब एक टिल डेट 6 महीना है, उसके बाद अगर ये तो वो ऑटोमेटिक जो है उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। और प्रेजेंट टाइम में जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के सामने भी, यानी उद्धव ठाकरे जी के सामने भी यही स्थिति आके खड़ी हो गई है। अब इसका जो है विकल्प क्या है, एक तरह से देखा जाए तो भाई इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो इसमें होगा क्या। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो यदि कोई व्यक्ति जो है विधायिका का सदस्य नहीं है और वह सरकार का जो है मुख्य कार्यकारी यानी हेड बन जा रहा है तो क्या होगा। तो इसके पहले भी कई बार ऐसा हुआ है हमारे देश में, ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ है। बात अगर हम 1996 की करें तो प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा की भी नियुक्ति इसी प्रकार से हुई थी और वह संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, ना ही राज्यसभा के थे ना ही लोकसभा के थे। और 2003 और 2010 की बात करें इसी महाराष्ट्र राज्य की, तो सुशील कुमार शिंदे जी और पृथ्वीराज चव्हाण जी भी जो है और जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुए थे तो वह भी जो है राज्य की किसी भी विधायिका के सदस्य नहीं थे, ठीक है, तो वो भी सदस्य नहीं थे। तो इस वजह से जो है वहाँ भी ऐसी चीज़, तो हालांकि यदि देखा जाए तो उद्धव ठाकरे जी के सामने जो है अपने कार्यकाल को बचाने के लिए कोई समस्या नहीं थी, लेकिन कोरोना वायरस के कारण जो है महाराष्ट्र में ये संकट जो है और गंभीर बन गया, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, तो हुआ क्या होगा कि हालांकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी के सामने जो है एक प्रकार से अभी नॉमिनेशन जो रूट है वह बचा हुआ है, यानी नामित किया जाए कि हाँ आप राज्यपाल के द्वारा कि हाँ यहाँ से इस सदन में नामित किया जा सकता है, लेकिन यह जो है बहुत ही माइन्यूट है कि वो चीज़ होगी, क्योंकि यह एक तरीके से, क्योंकि वह ना ही कला साहित्य संस्कृति किसी चीज़ से नहीं आते हैं, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ी इस चीज़ को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन अगर देखा जाए तो 1952 में क्या हुआ था कि सी राजगोपालाचारी जी को जो है राज्यपाल श्री प्रकाश के द्वारा जो है मद्रास का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये बनता है कि हाँ उस टाइम ये चीज़ें हुई थी। अब बाकी अगर इस पॉइंट को हम कवर करें तो होगा क्या, अब कैसे ये चीज़ें होगी, तो संविधान का अनुच्छेद जो है 171 की क्लॉज जो है 5 के अनुसार जो है राज्यपाल जो हैं अब क्या कर सकते हैं। 171 की बात मैंने शुरुआत में किया था, तो 171 क्लॉज 5 के अनुसार जो है राज्यपाल साहित्य, विज्ञान, कला तथा साहित्य सेवा, माफ़ कीजिएगा, सामाजिक सेवा से जुड़े हुए व्यक्तियों को जो है या उसमें अनुभव रखने वाले लोगों को नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है। और वर्तमान आवश्यकता को पूरा करने के लिए राज्यपाल द्वारा जो है ठाकरे जी को उच्च सदन में नामित किया जा सकता है, यानी विधान परिषद में नामित किया जा सकता है। लेकिन अगर अनुच्छेद 171 क्लास 5 में जो प्रावधान है, यानी कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा, उनमें से जो है उद्धव ठाकरे जी किसी में फिट नहीं बैठ रहे हैं। तो लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर एक केस हुआ था, एक केस, लीडिंग केस की भी चर्चा कर लेते हैं। तो हरशरण वर्मा वर्सेज जो है चंद्रभान गुप्ता, माफ़ कीजिएगा चंद्रप्रभा बोला मैंने, तो चंद्रभान गुप्ता जी में जो हुआ था, ये केस था 15 फरवरी 1961 में था और इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये केस था। तो उसमें जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है वह निर्णय दिया कि राजनीति में भी जो लोग जुड़े हुए हैं तो वह भी सामाजिक सेवा के रूप में उनको लिया जा सकता है। तो एक तरह से अभी भी कई सारे केस के जरिए बचने की उम्मीद है। तो अब यहाँ राज्यपाल की क्या भूमिका हो सकती है, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल के कोटे में 2 विधान परिषद की सीटें अभी बची हैं, यानी 4 हैं, कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा। तो उसमें से 2 सीटें बची हुई हैं, 2 रिक्तियां हैं। तो इन रिक्तियों की जो टाइमिंग है वो 6 जून तक ही है, उसके बाद ये चीज़ें समाप्त हो जाएंगी, ठीक। उसके बाद नियुक्ति के लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की अगर हम बात करें, ठीक है, शुरुआत में मैंने कहा था कि जनप्रतिनिधि 1951 की बात करें और उसमें जो सेक्शन है 151 क्लॉज ए इन रिक्तियों के पद पर भरने पर प्रतिबंध लगाती है, क्योंकि अधिक खाली पदों से जुड़े व्यक्ति का कार्यकाल कम हो तब के लिए चीज़ें की जाती हैं। अब थोड़े से और भी देख लेते हैं। तो क्योंकि यह जो प्रावधान है रिक्तियों के लिए वो उपचुनाव के संबंध में है, ना कि नॉमिनेशन के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ राज्यपाल द्वारा यह भी तर्क दिया जा सकता है कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर तेजी से कार्य करने के लिए भी वो बाध्य नहीं है।
और उद्धव ठाकरे जी के मुख्यमंत्री पद बचाने के लिए नॉमिनेट क्यों किया जाए, यह भी वह सवाल कर सकते हैं। अब होगा क्या कि यहाँ पर महाराष्ट्र में देखने वाली बात है कि आगे की क्या राह हो सकती है। तो महाराष्ट्र का राजनीतिक संकट और संवैधानिक संकट भले ही महाराष्ट्र की जनता का और वहाँ के प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण हो, लेकिन जो है मौजूदा समय को देखा जाए और भारत की स्थिति को देखी जाए इस समय, तो भारत सबसे गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना कर रहा है। कोविड-19 जैसी महामारी का सामना कर रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर स्टेट प्रभावित हुआ है इस बीमारी से, इस महामारी से, तो वह महाराष्ट्र ही हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर जो है अगर इसके देखा जाए तो 8,000 केसेस से ज़्यादा इनके यहाँ केस आ चुके हैं और 342 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, तो होना यह चाहिए कि अपने राजनीतिक हितों को अलग रखकर इस संकट से निकलने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, क्योंकि राज्य में कोरोना वायरस के रोगियों की बढ़ती संख्या भी वहाँ की नीति निर्माता हैं उनके लिए एक बड़ी चुनौती है, और जिससे निपटने के लिए सही दिशा में और सही ढंग से काम किया जा सके। राजनीतिक हित अपने जगह हैं, लेकिन स्वास्थ्य चुनौतियाँ भी एक अपनी जगह हैं, एक अलग मुद्दा है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी, अच्छे से समझ में आई होंगी। तो अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।